गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सैटरडे की क्लास में मैंने आपको ह्यूमन सिस्टम के बारे में बताया था। ह्यूमन सिस्टम में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया गया है। अब क्लास 10th के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मानव श्वसन तंत्र, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मानव श्वसन तंत्र। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम में अनेक अंग मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से श्वसन तंत्र में भी अनेक अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास से क्वेश्चन ये बनता है कि श्वसन कहते किसे हैं? श्वसन, देखो, श्वसन वह क्रिया होती है जिसमें रुधिर, कोशिकाएं एवं पर्यावरण के मध्य परस्पर गैसों का आदान प्रदान होता है। अर्थात गैस है CO2 व O2। तो साधारण तौर पर आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि रुधिर, कोशिकाओं एवं पर्यावरण के मध्य होने वाले गैसों के आदान प्रदान को ही श्वसन कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा आप बना सकते हैं कि ऑक्सीजन को बाहर से ग्रहण करना या वायुमंडलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार उसका विघटन करना श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन को वायुमंडल से ग्रहण करेंगे और CO2 को शरीर से क्या करेंगे? बाहर करेंगे। उसे ही क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर श्वसन जो है वो रुधिर, जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कार्बोहाइड्रेट के विखंडन से ग्लूकोज का निर्माण हो रहा था, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे ऊर्जा शरीर के अंदर खत्म होती जाती है, कम होती जाती है, तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है, स्खलन प्रारंभ हो जाता है शरीर में। उस स्खलन को बढ़ाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो श्वसन होता है, श्वसन तंत्र के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ठीक है। पहला होता है उपला श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र। दूसरा होता है निचला श्वसन तंत्र, और तीसरा होता है मांसपेशियां। ये सभी मिलकर के श्वसन तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब देखो, ऊपरी श्वसन तंत्र की बात जहां आ रही है, तो ऊपरी श्वसन तंत्र में सबसे पहले हमारी होती है नासा ग्रंथनी या नासा छिद्र। ठीक है। नासा गुहा जिसको आप बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे होती है ग्रसनी, फेरिंग्स आप जिसको बोलते हैं, ग्रसनी जिसको आप फेरिंग्स बोल सकते हैं। तीसरी होती है यहां आपके पास लैरिंग्स, लैरिंग्स होती है। यहां इसमें द्वितीयक अंग के तौर पर, देखो श्वसन तंत्र के अंदर
द्वितीयक अंग के तौर पर मुख गुहा भी कार्य करती है। मुख गुहा, यहाँ आप एक ले सकते हैं मुख। तो ये हो गए आपके पास ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर, जिनको हम आसानी से यहाँ से क्या है, ये वाला जो भाग है नासा छिद्र है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, और यहाँ आपके पास हो जाएगा लैरिंक्स वाला भाग। ठीक है, इसके बाद निचले श्वसन तंत्र में आपके पास श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े, श्वसनिका और फेफड़े होते हैं। ठीक है, निचले श्वसन तंत्र में आपके पास मांसपेशियां होती हैं। ये सभी भाग, हमारा श्वसन तंत्र का जो भाग है ये मांसपेशियों के माध्यम से ही संचालित होता है, अर्थात गैसों का जो आदान प्रदान होता है, गैसों का जो आदान प्रदान होता है मांसपेशियों के शिथिलन एवं संकुचन से ही होता है। किससे होता है? मांसपेशियों के शिथिलन एवं संकुचन से होता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे श्वसन तंत्र की बनावट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मानव का जो मुख्य श्वसन अंग जो होता है, मानव का मुख्य जो श्वसन अंग होता है वो होते हैं लंग्स, अर्थात फेफड़े। फेफड़े मानव के मुख्य श्वसन अंग होते हैं। ठीक है, ये हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। दायां फेफड़ा जो होता है, दायां फेफड़ा जो होता है वो बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा परंतु अधिक चौड़ा होता है। दायां और बायां तो भाग हो गए। ठीक है, जहां से ब्रोंक्यूल्स जो आती हैं ये श्वसनी होती है, वो दाएं और बाएं अलग अलग दो फेफड़ों के अंदर क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। तो दायां फेफड़ा जो होता है वो बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा परंतु चौड़ाई में कुछ अधिक होता है। ठीक है, महिलाओं के जो फेफड़े होते हैं वो पुरुषों के फेफड़ों से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अब इसका जो डिवाइडेशन होता है फेफड़ों का, उसमें क्या होता है कि दायां फेफड़ा तो दो खंडों में विभक्त होता है और बायां फेफड़ा जो होता है वो तीन खंडों के अंदर क्या होता है? विभक्त होता है। ठीक है, अब देखो इसमें श्वसन तंत्र की जो क्रिया विधि है, श्वसन मानव किस प्रकार से श्वसन करता है उसकी क्रिया विधि मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखो सबसे पहले आपके पास ये एक कोशिका है, मान लीजिए इसमें किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। ये हो गया, इसके अंदर साइटोप्लाज्मा भरा हुआ है, ये हो गया इसके अंदर केंद्र। ठीक है, और इसके अंदर ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, हो गया ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये इसके अंदर जो क्रिया है ये साइटोप्लाज्मा हो गया। अब देखो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो पूरा का पूरा भोजन जाता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ जाता है? कोशिका द्रव्य में जाता है। मैं थोड़ा हटके बता रहा हूं आपको, इसके बाद आप समझ जाएंगे कि जो ग्लूकोज का जो विखंडन है वो किस प्रकार से होता है और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ से जो भोजन हमने ग्रहण किया वो भोजन जो था वो कहाँ पहुंच गया? कोशिका द्रव्य में पहुंच गया। ठीक है, अब देखो कोशिका द्रव्य में धीरे धीरे उसका क्या होगा? विघटन होगा। कोशिका द्रव्य में क्या होगा? धीरे धीरे उसका विघटन होगा। अब देखो यहाँ से जो कार्बोहाइड्रेट था गया है, जो कार्बोहाइड्रेट है उससे किसका निर्माण हो गया? ग्लूकोज का निर्माण हो गया। ठीक है,
ग्लूकोज का निर्माण हो गया। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज का निर्माण होने के बाद कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का निर्माण हो गया। ठीक है, अब जो प्रोटीन थी आपके पास है उससे पेप्टिन का निर्माण हो गया, और जो आपके पास वसा है उससे फैटा एसिड या ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाता है। वसा से फैटा एसिड का निर्माण हो गया। ठीक है, और अंत में ये सभी मिलकर के आंशिक रूप से निर्माण किसका करते हैं? ग्लूकोज का करते हैं। किसका करते हैं? ग्लूकोज का करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। अब देखो ये ग्लूकोज जो है ये शरीर में जाने के बाद हमारी श्वसन क्रिया में अर्थात किस प्रकार से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। देखो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज हो गया। सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 कार्बन आ गया। ठीक है, ग्लूकोज से निर्माण किसका होता है? पाइरूवेट का होता है। किसका निर्माण होता है? पाइरूवेट। पाइरूवेट का निर्माण हो गया। पाइरूवेट होता है 6 कार्बन वाला यौगिक, सॉरी 3 कार्बन वाला यौगिक। पाइरूवेट क्या होता है? 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। ठीक है, अब देखो यहां से पाइरूवेट का जो विखंडन होगा वो इस प्रकार से 3 प्रकार के ये आपके पास अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है, देखो यहां आपके पास जो विखंडन होगा वो CO2 प्लस H2O। ये जो पाइरूवेट का जो निर्माण होता है वो होता है साइटोप्लाज्मा में, कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, पाइरूवेट का अर्थात ग्लूकोज का प्रारंभिक जो विघटन होता है वो पाइरूवेट में कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में ही होता है। और कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा होती है। CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा कहाँ होगी? ये ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके रूप में होता है? ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। और ये अभिक्रिया जो होती है ये अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? संपन्न होती है। देखो सामान्य अवस्था के अंदर हमें ऊर्जा चाहिए, सामान्य अवस्था में हमें ऊर्जा चाहिए तो वो हमारी जो क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। हम ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज से पाइरूवेट का निर्माण होगा। पाइरूवेट के निर्माण से क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 का निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा और हमें उससे क्या है? एनर्जी मिलेगी। मिल गई। अब देखो जैसे कोई विशेष स्थिति के अंदर जैसे हम दौड़ रहे हैं, दौड़ने के पश्चात हमें इस ऊर्जा के साथ साथ और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। वो अधिक ऊर्जा हमें किस प्रकार से प्राप्त हो? दौड़ेंगे, दौड़ने से क्या है? हमारे शरीर को अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अब देखो वो अभिक्रिया जो है वो क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगी वहां से, ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर और कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है अभिक्रिया। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ऑक्सीजन है लेकिन कम मात्रा के अंदर है। ठीक है, तो वहां आपके पास बनेगा लैक्टिक अम्ल। कहाँ बनेगा आपके पास? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये ऊर्जा तो आपको मिल ही रही है लगातार। ठीक है, लेकिन आपको जो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी वो अधिक ऊर्जा आपको कहाँ मिल रही है? लैक्टिक अम्ल
से मिल रही है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा कोशिका द्रव्य से, पाइरूवेट के विखंडन से, और इस लैक्टिक अम्ल के निर्माण से क्या है, आपको ऊर्जा होती है। तभी दौड़ते हैं, जब जैसे देखो आप दौड़ते हैं तो दौड़ने पर हमें हमारी श्वसन दर है वो अधिक हो जाती है। श्वसन दर अधिक होने से क्या है, एनर्जी अधिक खत्म हो रही है, और उस एनर्जी से हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो अधिक ऊर्जा आपको लैक्टिक अम्ल के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कहाँ संपन्न हो गई, ये अभिक्रिया हो गई कोशिका द्रव्य के अंदर। अब आपके पास तीसरी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन ये आती है कि कोशिकाओं के अंदर क्रेम प्रारंभ होता है, तो आपके पास बनता है क्या, एथेनेल। क्या बनता है, एथेनेल बनता है। ठीक है, वो एथेनेल जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर यीस्ट है, यीस्ट श्वसन क्रिया जब करता है ना, तो उसे किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी जो प्राणी हैं वो क्या है, उनसे कोशिका द्रव्य में ही ये संपन्न होती है। तो वो इसमें क्या किसका निर्माण हो रहा है, एथेनेल का निर्माण हो रहा है। एथेनेल का निर्माण होने से उनको क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। एथेनेल का निर्माण होने से उनको क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या है, अपनी श्वसन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अपनी श्वसन क्रिया करते हैं। तो यह आप समझ गए ना कि ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है, उस ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार से होता है, ग्लूकोज के विखंडन से जिस कंपाउंड का निर्माण हो रहा है, उस कंपाउंड से हमें ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो ये था ग्लूकोज का विखंडन। ठीक है, तो इस प्रकार से श्वसन क्रिया हो गई। ठीक है, अब देखो ये जो श्वसन की जो प्रक्रिया है, ये डायफ्राम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, डायफ्राम पर निर्भर करती है। देखो श्वसन जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो उच्च श्वसन, और दूसरा होता है निःश्वसन। पहला होता है उच्च श्वसन और दूसरा होता है निःश्वसन। अब देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है उच्च श्वसन और निःश्वसन। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं उच्च श्वसन। उच्च श्वसन होता है ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना और CO2 को शरीर से बाहर निकालना। CO2 को शरीर से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना उच्च श्वसन कहलाता है। जैसे मान लीजिए जब हम श्वास को छोड़ते हैं, जब हमें श्वास को छोड़ते हैं तो हमारे डायफ्राम जो होता है वो एक गुंबद के आकार की संरचना होती है। उधर के ये वाला जो भाग होता है इसको डायफ्राम बोला जाता है। जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, उदर है वो नीचे की तरफ होता है अर्थात सिकुड़ जाता है, तथा मांसपेशियां ऊपर की तरफ गति करती हैं, जिससे हमारा जो डायफ्राम होता है वो क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। उससे
उससे क्या होता है कि शरीर के, जब हम बाहर छोड़ते हैं तो शरीर के बाहर, शरीर के अंदर का जो वायुदाब होता है वो हो जाता है अधिक, और हमारा वायुमंडलीय जो वायुदाब है, वातावरण का जो वायुदाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे वायु है वो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर, अर्थात शरीर से बाहर की ओर गति करती है, जिसे क्या कहते हैं, उच्च श्वसन कहते हैं। ठीक है। अब देखो, जब हम श्वास को अंदर की तरफ लेते हैं, जब हमें श्वास को अंदर की तरफ लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो गुंबद के आकार का हो जाता है, यानी कि अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। ठीक है। हम श्वास को अंदर लेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन में शरीर के अंदर का जो वायुदाब है, शरीर के अंदर का जो वायुदाब है वो होता है कम, तथा शरीर के बाहर का अर्थात वायुमंडल का जो वायुदाब होता है वो होता है अधिक। वो क्या होता है, अधिक होता है, जिससे वायु अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर, अर्थात जिससे वायु अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर, अर्थात शरीर से, अर्थात वायुमंडल से शरीर की तरफ गति करना प्रारंभ कर देती है, जिसे क्या बोला जाता है, निःश्वसन बोला जाता है। ठीक है। अब देखो, ये हो गई श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन की जो क्रिया विधि है उसके अंदर मुख्य जो भूमिकाएं निभाती हैं वो होती हैं कूपिकाएं। क्या होती हैं वो, कूपिकाएं होती हैं। कूपिकाएं श्वसन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। मानव शरीर के जो फेफड़े हैं उनके अंदर लगभग 3 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती हैं। ये कूपिकाएं एक जालनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करते हैं, कि ये कूपिकाएं जालनुमा संरचना का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से मानव श्वसन तंत्र के अंदर ये जो टॉपिक है ये 10th और 12th बायो के लिए और 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि सबसे पहले श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन मैंने आपको बता दिया है कि पर्यावरण, रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य होने वाले गैसों के आदान प्रदान को ही क्या बोला जाता है, श्वसन बोला जाता है। जिस प्रकार से अनेक अंग ग्रंथियां मिलकर के मानव आहार
श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से अनेक अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। श्वसन तंत्र जो होता है उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला होता है नासा गुहा, दूसरा होता है मुख गुहा, तीसरा होता है ग्रसनी। निचले ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर, और उसके बाद जो होता है आपके पास वो होता है लैरिंक्स। ठीक है, अब देखो, जब वायु नासा छिद्र से मुख में होते हुए ग्रसनी से, यहाँ ग्रसनी जो होती है वो आगे चल करके ग्रास नली और श्वास नली 2 भागों के अंदर क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। एक भाग हो जाता है श्वास नली और दूसरा भाग हो जाता है ग्रास नली। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि ग्रसनी का जो भाग होता है उसके मध्य भाग में एक छोटी लेयर बन जाती है। छोटी क्या बन जाती है, परत बन जाती है, जिसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। जिसको क्या बोला जाता है, जिसको एपिग्लोटिस बोला जाता है। एपिग्लोटिस बोला जाता है। ये एपिग्लोटिस लेयर वो लेयर होती है जो वायु को श्वास नाल में एवं भोजन को ग्रास नाल में भेजती है। इसमें उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। श्वास नाल में क्या पाए जाते हैं, उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। एपिथेलियम से बना हुआ होता है ये, तो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, उपास्थि के सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। उपास्थि के सी आकार के क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। ये सी आकार के जो छल्ले होते हैं, ये श्वास नाल को क्या करते हैं, चिपकने से रोकते हैं। ये सी आकार के जो छल्ले होते हैं ये क्या करते हैं, श्वास नाल को चिपकने से रोकते हैं। ठीक है, अब देखो सी आकार के छल्ले हो गए। अब जो ये एपिग्लोटिस जो होता है ये क्या करता है, ये एपिग्लोटिस ये निर्धारित करता है कि भोजन तो ग्रास नाल में जाए और वायु है वो कहाँ जाए, श्वास नाल में जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से वायु कंठ ग्रसनी से होती हुई और कहाँ पहुंचती है, फेफड़ों के अंदर पहुंचती है। यहाँ फेफड़ों के पास अनेक ब्रोंक्यूल्स और केशिकाएं जो होती हैं। ठीक है, नासा छिद्र जो होता है, नासा छिद्र के अंदर श्लेष्म पाई जाती है। ठीक है, मुख गुहा का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मुख गुहा है वो श्वसन के लिए द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करती है। किसके तौर पर कार्य करती है, द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करती है। अर्थात कहने का मतलब यह है, द्वितीयक अंग कहने का मतलब यह है कि हमें नासा गुहा को छोड़कर मुख से भी श्वास ग्रहण कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे मुख गुहा के द्वारा
ग्रहण की गई वायु, नासा गुहा के द्वारा ग्रहण की गई वायु से क्या होती है? अशुद्ध होती है। क्यों? क्योंकि नासा छिद्र जो है, जैसे मान लीजिए हमारा ये नासा छिद्र है, ये नासा छिद्र, इसके अंदर ये एक हड्डी के द्वारा दो भागों के अंदर डिवाइड होता है, ये सेपरेट होते हैं। अब इसके अंदर क्या पाई जाती है? यहाँ श्लेष्मा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्लेष्मा पाई जाती है। और इस श्लेष्म में क्या होते हैं? अंदर की तरफ से इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वाहिनियां। क्या होती हैं? ब्लड वाहिनियां होती हैं। ये श्लेष्म जो होता है ये चिकना भाग होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? आने वाली वायु में से धूल के कण हैं, पराग कण हैं, इनको क्या कर लेते हैं? चिपका लेते हैं। चिपकने से केवल शुद्ध वायु है वही गर्सनी के अंदर प्रवेश करती है, जबकि ऐसा मुख्य गुहा में नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? मुख्य गुहा में नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, हमारी जो श्वसन तंत्र है वो कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपका श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया। आगे वाली कक्षा में आपको रुधिर, ब्लड एवं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे। इसमें से अगर किसी प्रकार की समस्या हो, कोई समझ में न आया हो, तो आप कमेंट्स में लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।